हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2023 के भूगोल के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसमें ये प्रश्न एनवायरनमेंट से भी हम क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, इसीलिए हम इसे दो पार्ट में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चंस को अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तब क्या है इसमें? देखिए, इसमें लिखा है कथन एक और दो दोनों सही है, कथन दो एक की सही व्याख्या करता है। कथन एक और दो दोनों सही है, कथन दो से एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या है आंसर? इसमें आंसर है ए, फर्स्ट। यस, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बाद भी अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। और यूरेनियम के कई टाइप होते हैं, ठीक है, कई आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें जो यूरेनियम 235 होता है वो सबसे अच्छा होता है। भारत के पास यूरेनियम है, पर यूरेनियम 235 की कमी है, जो 60% तक समृद्ध एरिच्ड यूरेनियम होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। नीड़ यानी कि घोंसला। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं। ठीक है, वे सर्वभक्षी होती हैं क्योंकि गिलहरियां जो हैं वो दाने भी चुगती हैं, प्लस वो ना कीट भी खाती हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड सही है, भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं, ये भी सही है। देखते हैं हम कौन कौन से सही है इसमें। आंसर है केवल दो यहाँ पे। ठीक है, भारतीय गिलहरी भारत में पाई जाने वाली गिलहरियों की विभिन्न प्रजातियों की संदर्भित करती है। सबसे अधिक यहाँ भारतीय गिलहरी भारतीय पाम गिलहरी है, जिसे तीन धारीदार पाम गिलहरी फनाम्बुलस परामलम के रूप में जाना जाता है। एक छोटे आकार की गिलहरी है जिसकी पूंछ को छोड़कर शरीर की लंबाई लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर है। वे अपने खाद्य सामग्री जैसे मेवे और बीज जमीन में जमा करते हैं। गिलहरियां ठंड के मौसम की तैयारी के लिए इस तरह मेवों को छिपा देती हैं, अन्यथा भोजन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए कथन दो भी सही है। ठीक है, वे अपना भोजन छिपाती हैं। भारतीय पाम गिलहरी, जिसका दैनिक अर्थ है कि वे दिन के दौरान सक्रिय हैं, वे अपनी चपलता और त्वरित गति के लिए जानी जाती हैं। प्राय वृक्षों के ऊपर और नीचे दौड़ते हुए शाखा से दूसरी शाखा में छलांग लगाते देखी जाती हैं। वे मुख्य रूप से फल, दृढ़ बीज और कभी-कभी कीड़े और पक्षी अंडे भी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कथन दो और एक सही है। और कथन एक भूमि में बिल बनाकर नहीं रहती है ना, हमेशा तनों में, शाखाओं में, ये सब में पाई जाती है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। नदी के विस्फोरण से कांवर झील का निर्मित हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं आंसर क्या आंसर है। केवल दो। ओहो, आंसर है यहाँ पे केवल दो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सही आंसर। झेलम नदी क्या होता है, वुलर झील से होकर जाती है। ठीक है, वुलर कहाँ है? कश्मीर में है वुलर झील। जो झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील बेसिन विवर्तनिकी की गतिविधि के कारण बना था और झेलम नदी और मधुमती की धारा से पोषित है। कृष्णा नदी कोलेरू झील के जल को नहीं कोलेरू झील को जल नहीं देती है। ठीक है, कोलेरू झील को जल नहीं देती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नहीं, कृष्णा नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से तो गोदावरी निकलती है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम। कृष्णा नदी कोलेरू झील को जल नहीं देती। कोलेरू झील पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एलुरु शहर के पास गोदावरी
और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। गंडक नदी के विस्फोटन से कांवर झील निर्मित हुआ है। कांवर झील नलाकार और यह बुरी गंडक के प्रवाह से बनी है। बुर्ही गंडक नदी गंगा नदी की उपनदी है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। फिर अगला है कामराजपुर भारत की एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे प्रमुख पत्तन है। इसमें देखना है निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए जिस रूप में सुविख्यात है और पोर्ट। ठीक है। तो कामराज पोर्ट के बारे में बोला है कि यह भारत में एक कंपनी के रूप में पोषित पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट यानी कि बंदरगाह। ठीक है। पत्तन यानी बंदरगाह होता है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा विमान आधार पत्तन कंटेनर। ठीक है। दो युग में सही है। यहाँ पे कौन कौन सा देखते हैं। एक तो कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के आधार के रूप में पंजीकृत सबसे प्रमुख पोर्ट है। और मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे थर्ड भी सही है। कामराज पोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी। यह तमिलनाडु के चेन्नई से करीब कामराज पोर्ट चेन्नई में है। चेन्नई से करीब 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसे पहले एन्नौर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। फिर अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में सुविख्यात कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। इनमें से कौन है। तो दोस्तों इनमें से जो है कच्छ का रण कच्छ का रण है। ठीक है। कच्छ भूमि भारत में एक ही कच्छ के नाम से फेमस है। कच्छ भूमि कच्छ का रण पुनरावर्ती गिरावट है। ये समुद्र में ना बार बार मतलब उतार चढ़ाव यहाँ रहता है समुद्र का। समुद्र में बार बार गिरावट के का सबसे अच्छा उदाहरण कच्छकरण है। यह गुजरात में स्थित एक बड़ा मौसमी नमक दलदल है। अपने भूवैज्ञानिक इतिहास के कारण यहाँ समुद्र के स्तर में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूलाइट निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। इल्मेनाइट और रूलाइट ये ना टाइटेनियम का आइसोटोप है। ठीक है। रूलाइट इसमें से टाइटेनियम का निष्कर्षण किया जाता है। भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इल्मेनाइट और रूलाइट टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। इल्मेनाइट और रूलाइट टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। इल्मेनाइट टाइटेनियम लौह है इसके खनिज है और व्यावसायिक तौर पर ये क्या होता है टाइटेनियम का सबसे अहम अयस्क है। टाइटेनियम क्या होता है दोस्तों। टाइटेनियम एक मतलब धातु है पर ना वो मैग्नेट से वो नहीं करता। इसीलिए जो टूथ कैपिंग होती है वो अक्सर टाइटेनियम की होती है। टाइटेनियम या फिर चांदी की होती है। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में कई भारी खनिज पाए जाते हैं इल्मेनाइट और रूलाइट। समुद्र तटीय रेत के भंडारों में पाए जाते हैं इल्मेनाइट और रोलाइट। यह खनिज गुजरात के मोती दमन उम्ब्रत तट से लेकर उड़ीसा तट तक पाए जाते हैं। टाइटेनियम मिश्र धातु का इस्तेमाल अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रक्षेपण वाहनों उपग्रहों गैस की बोतलों इंटर टैंक संरचनाओं और तरल प्रणोदक टैंकों मतलब मेन इसका क्या है यूज है अंतरिक्ष क्षेत्र में। ठीक है। जितने जो उपग्रह होते हैं ये सब बनाए जाते हैं इससे टाइटेनियम से। फिर अगला क्वेश्चन है संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा मतलब किया जाता है उत्पादित किया जाता है और वहीं से देशों में सप्लाई होता है। कांगो गणतंत्र भी कहते हैं इसको। दुनिया का लगभग 3/4 कोबाल्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में ही पाया जाता है और वहां से ही इसका उत्पादन किया जाता है। साल 2023 में DRC में कोबाल्ट का उत्पादन 1,70,000 मीट्रिक टन रहा जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 73% था। कोबाल्ट के बारे में कोबाल्ट क्या है एक चमकदार चांदी नीली धातु है। यह चुंबकीय है और लोहे की तरह इसे भी चुंबकित किया जा सकता है। मतलब जैसे स्टील यूज होता है ना तो उसमें निकेल और कोबाल्ट मिक्स किए रहते हैं।
इसीलिए फिर स्टील बनता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। स्टील तो मेन लोहे को ही कहते हैं। तो कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक CO और परमाणु संख्या 27 है, कोबाल्टनिक। और एजिथ्राइड जैसे अयस्कों से कोबाल्ट प्राप्त होता है, जैसे तांबे और निकल खनन उत्पादों से भी कोबाल्ट मिलता है। कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है जो काम्य किरणें उत्सर्जित करता है। इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज और चिकित्सा उपकरणों के लिए जीवाणु शोधन में किया जाता है, जिसको कीमो कहते हैं सर, कीमोथेरेपी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सुडान और युगांडा। तो इसमें जो है कैमरून है वो कांगो बेसिन का भाग है, ठीक है। कैमरून कांगो बेसिन का एक हिस्सा है। कांगो बेसिन पश्चिम मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के किनारे स्थित है। यह 6 देशों में फैला हुआ है: कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबान। कांगो बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है और यह अलास्का राज्य से बड़ा है। यह पृथ्वी पर छोड़े गए सबसे महत्वपूर्ण जंगल क्षेत्रों में से एक है। कांगो बेसिन के जंगलों में रहने वाले वनवासियों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। जो पिग्मी बुशमैन होते हैं ना, इन्हें दुनिया के सबसे पिछड़े हुए आदिवासी माना गया है। पिग्मी बुशमैन ये लोग आज भी जमीन के अंदर घर बना के रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? कांगो गणतंत्र में मिलते हैं, कांगो बेसिन में। अब अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री क्षेत्रों के संगम पर स्थित हैं। अमरकंटक पहाड़ियां याद रखना। अमरकंटक कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में अमरकंटक पड़ता है। यहीं से निकलती है कौन? यहीं से निकलती है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। बिलीरंगन की पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। तो देखिए यहाँ पे जो हम जज कर सकते हैं कि शेषाचलम की पहाड़ियां क्या है, ये पश्चिमी घाट में नहीं, ये कहाँ है? पूर्वी घाट में है शेषाचलम की पहाड़ियां, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि कोई भी नहीं सही है। सही उत्तर कोई नहीं। अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में 10-65 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर्वतों के बीच स्थित है। इसलिए कथन एक गलत है। क्या है? और बिलीरंगन की पहाड़ियां कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में है। यहाँ पे क्या बोला है? सतपुड़ा श्रेणी में है। सतपुड़ा श्रेणी में ये अपना महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल। और सतपुड़ा का ही थोड़ा सा भाग आता है छत्तीसगढ़ में। तो बिलीरंगन की पहाड़ियां हैं कहाँ? दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में। और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर बोला, सह्याद्री नहीं, सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा तीनों इस प्रकार गलत हो गया। और शेषाचलम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में न होकर पूर्वी घाट में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मेरो मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। कितने आंसर सही है? कोई भी नहीं सही है, ठीक है, सब गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नेटवर्क उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोर्ट बंदर से जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। तो नहीं, ये तो हमारे पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। तो और ऊपर में श्रीनगर से नीचे में कहाँ को जोड़ता है? कन्याकुमारी केप पुनिर को। त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में मोरे और थाईलैंड में माई सॉट को जोड़ता है। इसलिए कथन दो गलत है। त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा म्यांमार में सड़क नेटवर्क है। TLH के कई मूल संरेखण हाल ही में पूरे या अपग्रेड किए गए हैं। म्यावाड़ी और काकनिकल थाईलैंड को जोड़ने वाली बाईपास सड़क और म्यावाड़ी और माईसॉट को जोड़ने वाला दूसरा मैत्री सबसे बड़ा पुल है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। इसलिए कथन 3 भी गलत है, ठीक है। इस प्रकार आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगले सेशन में हम इसी 2023 में आए हुए ही कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसीलिए आप विद्यालय से जुड़े रहें और
चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।